नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 24 और इस बुक का ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम लेकर आएंगे प्लेटफॉर्म का ही एक मैथ का निकला है बुक जो बिहार एसएससी के लिए निकला है, उसे हम एक एक टॉपिक को लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पर आप बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। पूरे प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन किया गया है। पहला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होते हैं। पंचायत सेवक राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। कोई गांव या निकटतम गांवों के समूह या इसका कोई भाग ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित तभी किया जाता है जब जनसंख्या यथासंभव 7,000 के निकटतम हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं पंचायतों से संबंधित, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 29 विषय है। 11वीं अनुसूची संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कितने विषयों की चर्चा की गई थी, तो 29 विषयों की। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिका से संबंधित था, 12वीं अनुसूची में वर्णित है और उसमें कितना विषय था, 18 विषयों पर विधि बनाने का अधिकार था। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की यह एक बेहतरीन बुक है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक पूर्णतः बीएसएससी के द्वारा पूछे गए सवालों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। लगभग 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसे काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या किया गया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप अपनी सफलता को और मजबूती देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार इन प्रश्नों को अभ्यास जरूर करें। चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट। भारत का सबसे पुराना नगर पालिका मद्रास नगर निगम है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मंत्रिमंडल सचिव। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका ब्रिक्स देश का समूह नहीं है। वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राजील और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। ब्रिक्स की 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल सभी से संबंध है फेडरेशन कप। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है और जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस से। जीडी बिरला ट्रॉफी क्रिकेट से, बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक मुंबई में आयोजित किया गया। अगला है सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में। सही आंसर हो जाएगा डी, रूस। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। इसके बाद 5 बड़े देश है जैसे कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आता है भारत का। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वां स्थान है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। फ्रंटियर गांधी सही जवाब हो जाएगा सी, अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान फ्रंटियर गांधी या फख्र ए अफगान के नाम से जाना जाता है। पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना भी की और लाल कुर्ती आंदोलन से भी इनका संबंध है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें मिला था कब, 1987 ईस्वी में भारत रत्न मिला था कब, 1987 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। सितार के साथ संबंधित नहीं, आंसर हो जाएगा सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां।
उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध सितार से नहीं बल्कि इनका संबंध सरोज से है। अगला है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। सही जवाब हो जाएगा सी, पर्थ और सिडनी। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग पूर्वी ऑस्ट्रेलिया सिडनी को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ से जोड़ती है। इस रेलवे मार्ग पर ही विश्व का प्रसिद्ध सोना उत्पादक क्षेत्र कुलगाड़ी भी अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल है, कायांतरित शैल है? सही जवाब हो जाएगा बी, नीस और शिस्ट। नीस और शिस्ट कायांतरित शैल है। आग्नेय और अवसादी चट्टान ताप, दबाव और धूलन क्रिया के द्वारा जब अपना रूप और गुण दोनों बदल लेती है उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी पे। भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। दामोदर घाटी परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने रहने के लिए कुख्यात है? मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। आंसर हो जाएगा बी, कोसी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी बाएं से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है और इसकी मुख्य धारा अरुण गोसाई थान के उत्तर से निकलती है। अगला है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। आंसर हो जाएगा सी, अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना अम्लीय होती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण हुई निच्छालन प्रक्रिया के कारण होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाती है। भारत में लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी घाट के समानांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट अथवा सह्याद्री अवरोधी पर्वत है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विधिक अधिकार। भारत में विधिक अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार यहाँ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के प्राप्त है। कौन कौन? तो 15, 16, 19, 29 और 30। और अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं अनुच्छेद 28 में दिए गए मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो सिर्फ भारतीयों को जो सिर्फ प्राप्त है वो ध्यान रखिए, 15, 16, 19 और 29, 30, वो विदेशियों को नहीं है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी गोखले के संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 65 वर्ष तक। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो होता है वो 65 वर्ष तक है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कितने 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी टोटल जो हमारे पास उनके पास होता है न्यायाधीश वो 34 होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। कितने? 352 है वो संसद के अधीन है। और अनुच्छेद 358 के अनुसार देश में आपातकाल की घोषणा के पश्चात
अनुच्छेद 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकारों को निलंबन स्वतः हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, प्रशासन। प्रशासन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है: जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार एवं संप्रभुता। नेक्स्ट है, लुमिनसी कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया? लुमिनस कंपनी द्वारा, और इसका अच्छा आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। ल्यूमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना को उत्तराखंड में बनाया गया है, और भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में बनाया जा रहा है। भारत के सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री तेलंगाना में बनाया जा रहा है, और भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है? विधि के समक्ष समता का अधिकार का प्रावधान है। आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधान है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधान है। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी और मंत्री किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, परंतु महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रह सकता है। नेक्स्ट है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था, और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति कहा था। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है, और एस गोलवलकर को गुरुजी कहा जाता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी, घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने का प्रथा को कठोरता से लागू की। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया। अलाउद्दीन खिलजी मसाहत यानी भूमापन व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम शासक था, और राजपूतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक भी अलाउद्दीन खिलजी था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है, लौह युग, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित धूसर मृत भांड के साथ जुड़ा हुआ है। लौह की प्राचीनतम संबंधी उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहित छत्रक, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों पर लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे। लोहा का भारत में प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुआ है। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के। महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। यह मंदिर बेसर शैली से निर्मित है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट ने किया था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 बौद्ध धर्म तक के हैं। 1 से लेकर जो 12 हैं वो बौद्ध धर्म के लिए, और 13 से जो 29 है वो हिंदू धर्म के लिए, और गुफा संख्या 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। यानी एलोरा के गुफाएं जो है वो तीनों धर्मों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है तो बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। चूंकि हरित क्रांति के ये तीनों मूल घटक थे, जिसके बिना इसमें सुधार के हरित क्रांति का लक्ष्य को पाना संभव न था। हरित क्रांति शब्द अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड की देन है, जो 1968 ईस्वी में था। प्रथम हरित क्रांति के घटक हैं उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक तथा साख भंडारण एवं वितरण। भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ है वो 1966-67 में माना जाता है,
और द्वितीय हरित क्रांति के घटक था जैव उर्वरक का प्रयोग, जैव कीटनाशक का प्रयोग, जल संरक्षण, संतुलित फसल प्रतिरूप आदि। अगला है, हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू। हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू। नेपाल के भी राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और म्यांमार के हैं यू बिन मिंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एम कीरावानी। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड दोनों मिला है कौन सा गीत? नाटू नाटू के, जिसके रचनाकार हैं एम कीरवानी। इस गीत को राहुल सिपलिंगंज और कला भैरव द्वारा गाया गया है। भारत में पहला ऑस्कर विजेता कौन थे? तो भानु अथैया थे। गुलजार और ए आर रहमान के 81वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जय हो के लिए ऑस्कर जीते थे। नेक्स्ट है, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता की क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, परमादेश। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य को पूरा न करने में याचिकाकर्ता की क्षति पहुंचती है, तो इसे हम कहते हैं परमादेश याचिका कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीशों को, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल जिला न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से संबंधित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कारण जांच पड़ताल करना है। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। अगला है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को प्रकाशित किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, और वो किस पार्टी से जीते थे? तो वो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे और फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीते थे। कहाँ से? फिंसबरी से। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बैकानूर से। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बैकानूर से अंतरिक्ष में रवाना किए गए थे। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर थे। राकेश शर्मा सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में यात्रा किए थे। किससे? तो सोयूज T-11 से। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, गैस मूल्य निर्धारण। अप्रैल 2023 में गैस मूल्य निर्धारण हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। झारखंड राज्यों की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है?
धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा सी, विष्णु प्रयाग में होता है। धौली गंगा अलकनंदा का संगम विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा भागीरथी का संगम स्थान जो है वो देव प्रयाग में है। ये 4 प्रयाग हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। COP27 सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में मिस्र में किया गया था, और COP27 सम्मेलन के दौरान मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि निकासी सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। कुछ और भी प्रमुख पुस्तक है जैसे द रिवॉल्यूशनरी, उसके लेखक थे सत्येंद्रनाथ सान्याल। मेरी कहानी का जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फॉर इंडियंस के चित्तरंजन दास, गब्बारे खातिर का अब्दुल कलाम आजाद, सोम प्रकाश के लेखक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह के साथ हुआ। नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम में दांडी नामक समुद्री तट के लिए यात्रा प्रारंभ किया। 24 दिन के ये यात्रा चला। कितने दिन का? ये 24 दिन का यात्रा चला। उसके बाद दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून को तोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संबंध जयप्रकाश नारायण से है। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जाता है और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती गुप्ता था जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है जयप्रकाश नारायण को, और 1965 में इन्हें रमने मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने हेतु आज़ाद दस्ता नामक संगठन भी बनाया था। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों को। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। दिल्ली क्षेत्र का आधार पर सबसे बड़ा है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? डिएगो गार्सिया द्वीप में। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा है। इस कर्क रेखा हिंद महासागर की उत्तरी सीमा में है और इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है। हिंद महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर 2 है और यह है लाल सागर एवं फारस की खाड़ी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गिरिब्रज या राजगिर। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिर थी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिर की बसुमती अथवा कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था और शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गया में। 1922 में अधिवेशन गया में हुआ। 1922 में गया में आयोजित अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कैवा अधिवेशन था? तो यह 38वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किए थे देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतर को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए,
अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। अभिवहन के अलावे ऊष्मा के अंतरता की 3 प्रमुख विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट है, आयनीकरण ऊर्जा की 8वीं आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हीलियम। हीलियम तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 55 होता है। मानव के कुल रक्त में आयतन को प्लाज्मा का भाग लगभग 55% होता है तथा शेष 45 में रुधिर कणिकाएं होती है। जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी, यक्ष्मा या तपेदिक। यक्ष्मा बीमारी जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है कुछ डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनेस, काली खांसी, कोल्ड, टाइफाइड, निमोनिया एवं हैजा। काला ज्वर का ज्वर संचरण होता है। काला जार के ज्वर का संचरण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिकता मक्खी के काटने से। काला ज्वर का संचरण सिकता मक्खी के काटने से होता है। इस रोग से प्रभावित अंग पलीहा या तिल्ली है। इसके अतिरिक्त अस्थि मज्जा भी प्रभावित हो जाता है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है। इसके लिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा सी, उसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत होती है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक क्षमता होती है और इसमें ईंधन की बचत होती है। डीजल ईंधन का प्रयोग प्रायः भारी वाहनों और ताप ज्वलित यानी संपीड़ित वायु में उड़ने में स्वतः दहन इंजनों में इस्तेमाल होता है। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषण उत्पन्न करता है। जैव डीजल का प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से अधिक लाभदायक है डीजल के अपेक्षा। नेक्स्ट है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। लोहे में जंग लगता है तो इसका भार बढ़ता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पलायन वेग। जिस गति से किसी वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा का पलायन वेग है 2.38 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? आंसर हो जाएगा ए, एसिटिलीन गैस। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा डी, सोनिक बूम कहलाती है। क्या कहलाती है? सोनिक बूम कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे लिखी कौन सी प्रतिक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायु प्रदूषित नहीं होता है। अगला है, किसी व्यक्ति को की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, समलक्षणी यानी फेनोटाइप। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा। गैल्वेनोमीटर यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें, आंसर हो जाएगा डी, ध्रुवित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवन वह गुण है जिसके कारण अनुप्रस्थ तरंगे 2 भागों में बढ़ जाती है जब किसी माध्यम से गुजरता है, जैसे धनात्मक एवं ऋणात्मक। अनुदैर्घ्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर केवल ध्रुवन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? आंसर हो जाएगा बी, टॉयलिन। टॉयलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन को हानि होती है? आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। WBC का मुख्य कार्य शरीर के संक्रमण
से सुरक्षा प्रदान करना। यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षण एवं संवेदनशीलता को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन बायोगैस यानी गोबर गैस का प्रमुख घटक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शुष्क पाउडर अग्निशमक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, पुरुष वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है और हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में दो भाग होते हैं, हीमैटिन एवं ग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन बी और सी है जो जल में घुलनशील है और बाकी जो है वसा में घुलनशील है। अगला है, एक दिन में किसी समान व्यक्तियों के वृक्कों में से होकर कितने लीटर रक्त गुजरता है? आंसर हो जाएगा सी, 170 लीटर रक्त गुजरता है। किडनी जो है हमारे शरीर के सभी प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या हमारे शरीर में एक जोड़ा होती है। किडनी के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी या किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। एक्स किरण, परावैंगनी किरण और बाई किरण सभी की है जो प्रकाश की गति के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सी वस्तु उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्टीम आयरन। स्टीम आयरन वस्तु की उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत उष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के साथ संबंध है, उष्मागतिकी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ सेक्शन से, चावल की 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दो किस्मों को 1:2 के अनुपात में 1 में मिलाया जाता है। इस मिश्रण की कीमत कितनी होगी? तो आइए इसे किस तरह सोल्व करेंगे। तो 10 kg को कितने में मिलाया जा रहा है? 1 के अनुपात में, एक उसे x लिख देते हैं, और 12 रुपये प्रति किलोग्राम को 2x के अनुपात में, और टोटल कितना है? x + 2x है। बस इस तरह लिख देना है और इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 34/3 बराबर 11.33 रुपया पर kg। आंसर हो जाएगा डी। कोई फल विक्रेता 15 आम बेचकर 20 आमों की लागत वसूल लेता है। फल विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितनी है? तो 20 आमों का जो है वो क्रय मूल्य 15 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 15 का विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 20 - 15 जो लाभ निकल के आएगा गुना 100 बटा कितना में? तो 15 में। तो आंसर हो जाएगा 33.33%। सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 13 प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है। प्रथम 7 प्रश्न पत्रों का औसत प्राप्तांक 42 है और अंतिम 7 प्रश्न पत्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। तो 7वें प्रश्न पत्र का प्राप्तांक क्या है? तो इसे आइए कैसे निकालेंगे। तो 42 गुना 7 अब प्लस 35 गुना 7 में घटा देंगे 13 गुना 40। तो हमें सोल्व करके मिल जाएगा 539 - 520 बराबर 19। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19। नेक्स्ट है, 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 3 साल पूर्व थी। बच्चे की आयु क्या है? तो बच्चे की आयु बराबर हो जाएगा 17 गुना 6 अब माइनस 17 + 3 गुना 5 बराबर हो जाएगा 102 - 100 बराबर 2 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका लघुत्तम समवर्त 48 है। इन संख्याओं का योग कितना है? तो माना कि अभिष्ट संख्या कितना है? 2x तथा 3x है। इन संख्याओं को लसा क्या हो जाएगा? लसा बराबर 6x। तो 6x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब इन संख्याओं का योग क्या है? तो 2x + 3x बराबर कितना हो गया? 5x। अब 5 और x का मान कितना निकाले थे? 8, यानी 8 × 5 = 40। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक कार्य को पूरा करने में अमित आर्यन से 2 गुना और रमन से 3 गुना समय लेता है।
तीनों एक साथ मिलकर कार्य एक दिन में पूरा कर लेते हैं, अमित कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आइए इसे बनाते हैं। माना अमित कार्य पूरा करने में समय लेता है कितना, तो x दिन समय लेता है। अब प्रश्नानुसार आर्यन कार्य पूरा करेगा कितना, तो x/2 दिन में, और रमन कार्य पूरा करेगा x/3 दिन में। तो तीनों को सम्मिलित एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/x + 2/x + 3/x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इसे सोल्व करेंगे, x बराबर 6 दिन, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि किसी संख्या a का 60% संख्या b के साथ जोड़ा जाता है तो b अपने पूर्व मान का 175% हो जाता है। निम्नलिखित में कौन एक सही है। तो a का जो 60% है वो किस में जोड़ा जाता है, b में, और कितना हो जाता है, b का 175% हो जाता है। b अपने पूर्व मान का 175% हो जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन कह रहा है प्रश्न से। जब इसे हम सोल्व करेंगे, a × 60/100 बराबर b × 175/100 माइनस 1, b इधर चला गया, सोल्व करेंगे तो आएगा हमें a/b बराबर 5/4, जो ग्रेटर देन है किससे, तो 1, तो a ग्रेटर देन b हो जाएगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा a ग्रेटर देन b, a सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि x + y अनुपात x - y बराबर 4:1 हो तो x² + y² अनुपात x² - y² बराबर क्या होगा। यानी प्रश्न में दिया हुआ x + y/x - y बराबर 4/1। x + y बराबर हो जाएगा 4x - 4y, तो 4x - x बराबर y + 4y, 3x बराबर 5y हो जाएगा, x बराबर होगा 5/2y जब इसे हम सोल्व करेंगे तो। अब प्रश्न में कह रहा है कि x² + y² - y²। x² के जगह पर हम मान अगर रख देते हैं तो 25 बटा कितना हो जाएगा, नीचे 2 था तो 5/3, सॉरी x बराबर 5/2 नहीं 3 होगा, तो 25/9 इंटू y² + y² बटा 25y² -9 y²। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा कितना, 17:8 में। कितना, 17:8 में। इसका सही आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, दो संख्याएं x और y, तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है, संख्या y संख्या x से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रश्न से माना z बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्न से z बराबर 100, और एक तरफ अगर हम x करते हैं और ये y करते हैं, x 80 है तो y कितना है 72 है, और z कितना है 100 है। अगर हम x को 20 करते हैं, y 18 हो जाएगा और z 25 हो जाएगा। अब संख्या x y में 20 18 तो कितना हो जाएगा 10 और 9 हो जाएगा, और ये 100 अगर हम करते हैं तो ये 90 हो जाएगा। यानी जो संख्या होगा y x का कितना है 10% है। कितना है 10%, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, यदि 150 पृष्ठों की पुस्तक में 1 से 150 तक पृष्ठ संख्याएं मुद्रित की जाए तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो अभिष्ट मुद्रित कुल संख्याएं बराबर 1 अंकीय संख्याएं प्लस 2 अंकीय संख्याएं प्लस 3 अंकीय संख्याएं। तो आइए सोल्व करते हैं। 1 × 9 प्लस 2 × 99 माइनस 9 प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा 150 माइनस 99, ये हमें आएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 342। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। यदि 150 पृष्ठों की पुस्तक में 1 से 150 तक पृष्ठ संख्या मुद्रित की जाए तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या कितनी होगी 342 होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि कोई व्यक्ति 3 समान दूरियों पे क्रमशः x किलोमीटर/आवर, y किलोमीटर/आवर और z किलोमीटर/आवर की चाल से चलकर तय करता है तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय, कुल लगा समय। अब अगर दूरी हम s मान लेते हैं, दूरी बराबर s मान लेते हैं तो फार्मूला क्या होता है s प्लस s बटा समय होगा s बटा x प्लस s बटा y प्लस s बटा z। ये किलोमीटर में आएगा और ये आवर में आएगा, तो ये हमें निकल कर आ जाएगा एवरेज।
यहीं पे हमें मान रख देना है। तो जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा ये 3x/z बटा x/y प्लस yz प्लस zx। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4.1/2 प्लस 3.1/6 प्लस खाली स्थान प्लस 2.1/3 बराबर 13.2/5, यानी यहाँ पर क्या होगा। तो जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ x का जो मान निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 3.2/5, आंसर हो जाएगा डी। अगला है 2 + 3 × 5 + 3 भागा 1/2 बटा 6 + 5 × 4 + 4/5 बराबर क्या होगा। आइए दिया गया व्यंजक को अगर हम सोल्व करते हैं 5 × 5 + 3 × 2 बटा 6 + 5 × 4 और गुना 5/4 करते हैं तो आएगा हमें 25 + 6 बटा 6 + 25 बराबर 31/31। एक कट जाएगा, आंसर हो जाएगा एक, सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 4 वृत्तों के अधिकतम कितने प्रतिच्छेदन बिंदु पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए जबकि कोई वृत्त किसी दूसरे वृत्त के अतिव्याप्त नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, सी 12। अभीष्ट प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या को निकाल सकते हैं, एक फार्मूला होता है 2 × 4c2। जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 × 4 × 3 बटा 2 × 1 बराबर 12। और इसका जो फिगर ड्रा होगा वो इस तरह के फिगर होगा, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें कह रहा है कि 4 वृत्तों का है, तो ये हमारा फिगर आएगा। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि अधिकतम कितने विभिन्न तरीकों से 6 समरूप गेंदें ऊपर दिखाए गए हैं। 3 कोष्ठों में रखी जा सकती है, प्रत्येक कोष्ठ में कितनी भी गेंदें रखी जा सकती है। तो 6 समरूप गेंदों को 3 कोष्ठों में रखने के विभिन्न तरीका है। जो कुल संख्या आएगा वो होगा 6 + 3 - 1 c 3 - 1 बराबर 8c2। इस तरह भरा जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 8 × 7 बटा 2 × 1 होगा कितना, 28। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं और मिला ली जाए तो औसत क्या परिवर्तन होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए, यह 1 बढ़ जाएगा। कह क्या रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। मान लिया कि अगर हम इस तरह 5 रखते हैं कि x - 2 है, x - 1 है, x है, x + 1 है, x + 2 है, ये 5 है। और अगली 2 कौन कौन हो सकता है, तो x + 3 हो सकता है और x + 4 हो सकता है। अगर इसका एवरेज प्लस x + 3 प्लस x + 4 को भी जोड़ के हम भागा कितना देंगे, पहले 5 था अब 7 से, तो जो हमारा निकल कर आएगा 7x + 7 बटा 7 बराबर हो जाएगा x + 1, यानी यह 1 बढ़ जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, इस आयत की परिधि क्या होगा। तो लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई है कितना, चौड़ाई तो 13 - 5 बराबर 8 हो जाएगा। तो परिधि बराबर जो हमारा निकल कर आएगा वो 2 × 13 + 8 बराबर 42 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा ए। अगला है 3 पुरुष एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुष इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। 10 पुरुष कितने दिन में, तो x दिन में, यानी 10/3 बराबर 20/x। तो x का मान आ जाएगा 20 × 3/10 बराबर 6 दिन, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 2550 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष में एक व्यक्ति को 1071 रुपया का साधारण ब्याज किस दर से मिलेगा। तो ब्याज दर बराबर हो जाएगा 1071 × 100/2550 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 6 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 84 रुपया है, एक पेन की 1/3 कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है, तो 4 पेन और 5 पेंसिल की कुल कीमत क्या होगा। तो एक पेंसिल की कीमत कितना है, 100 रुपया है, एक पेन की कीमत हो जाएगा 3x हो जाएगा, 6 × 3x + 3x बराबर 84 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 84/21 बराबर 4 हो जाएगा। तो अभीष्ट मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 × 3x + 5x बराबर 12x + 5x बराबर 17x, यानी 17 × 4 बराबर 68, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राज ने विज्ञान में 84, अंग्रेजी में 57, समाजशास्त्र में 67, गणित में 81, हिंदी में 78 अंक पाए हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक
1000 थे तो राज का समग्र कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो अभीष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना, तो 84, सभी को जोड़ देंगे, 57 प्लस 67 प्लस 81 प्लस 78 बटा 5 और गुना 100। तो जो इसका आंसर आ जाएगा हो जाएगा 73.4%। एक वृत्त का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि क्या होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है पाई गुना व्यास, यानी 22/7 गुना 3.5, यानी आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रमेश के पास 160 ट्रॉफियाँ हैं, उसने रवि को 5%, सुनीता को 15% ट्रॉफियाँ और 1/4 ट्रॉफियाँ सूरज को दी। वितरण के बाद रमेश के पास कितनी ट्रॉफियाँ रह गई। तो शेष ट्रॉफियाँ कितनी हो जाएगी, एक आइए व्यंजक बना लेते हैं। 160 ट्रॉफियाँ हैं, अब 160 में क्या करा कि 5% दिया है रवि को, उसके बाद कितना 15% दिया है, 15% सुनीता को दिया है, प्लस कितना है 1/4 ट्रॉफियाँ, यानी 160 के 1/4 जो दिया है वो सूरज को दिया है। तब उसके पास कितना है, इसे सोल्व कर देना है। तो हमें सोल्व करने के बाद 88 आता है। सही आंसर हो जाएगा बी। 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर के प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी। तो ट्रेन की जो हमारी गति है वो निकल जाएगा 330 प्लस 550 बटा 44 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योगफल 45 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो पहली प्राकृतिक क्या होगी, 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योगफल 45 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो माना कि 3 से विभाजित 3 लगातार कौन होगा, x होगा, x + 3 होगा और x + 6 होगा, और सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 45 हो जाएगा। तो x का मान निकल के आ जाएगा 12। तो सबसे बड़ी संख्या 12 + 6 बराबर 18। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्याकृति को चुनिए। तो 122 किस तरह लिखा है, 11 के स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 122 हो जाएगा। ये 13 के स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 169 + 70 हो जाएगा। इसे अगर हम करते हैं तो 17 के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 11 था, ये 13 था, अगर ये 17 है तो उसके बाद क्या होगा, ये 19। तो 19 के स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 362। आंसर हो जाएगा सी। ब्लॉक को इस तरह लिखा गया है, तो इसे किस तरह लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। सीधे विपरीत अक्षर लिखा गया है, बी के विपरीत बाई, बी के विपरीत बाई, एल के विपरीत ओ और ओ के विपरीत एल, इस तरह लिखा गया है। उसी तरह अगर हम ओ की बात अगर करते हैं तो किसके विपरीत लिखा गया है, तो आंसर होगा एल के विपरीत ओ होता है, ए के विपरीत जेड होता है, यू के विपरीत एम होता है और एन का विपरीत, यू का विपरीत एफ होता है, एन के विपरीत एम होता है और सी के विपरीत एक्स होता है, एच के विपरीत एस होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रश्न आकृति और उत्तराकृति में देखना कि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए सही हो जाएगा। पहली आकृति में से दूसरी आकृति के सभी भाग 180 डिग्री दक्षिणावर्त सरक जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि BJR CKS FNV उसके बाद क्या होगा। ये किस तरह के सीरीज है। सबसे पहले देखिए, B से C गया +1 है, J से K गया +1 है, R से +1 गया S है। उसी तरह जब इसे करेंगे +1 +1 +1 नहीं, इसमें करना होगा +1 +1 नहीं, क्योंकि F से कोई नहीं है। +1 करने के बाद G कभी नहीं, तो F से +2 करते हैं तो हमारा HPX आता है, यानी इसमें +2 होगा। शुरुआत वाला हम +1 और इसमें +2 आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट इस तरह के बॉक्स दिया हुआ है, अब बताना है कि अगला क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं कि उपरोक्त तारों को किस तरह सजाया गया है, F को इधर ले गया है, C को इधर ले गया है, J को इधर ले गया है, O को इधर ले गया है, इस तरह किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह किया है। C को कहाँ उठाकर यहाँ रखा गया है, F को यहाँ है, J को यहाँ है, O को यहाँ है। ठीक उसी तरह का D को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, H को यहीं पे रखना है, S को क्या करना है, S को रखना है यहाँ पे, और ये जो है F को ये, तो H को यहाँ H होगा, D के सामने नहीं होगा, और D के सामने जो होगा वो होगा M होगा, यानी HMSD बनेगा। आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा C। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11-19 प्रश्नवाचक चिन्ह 67। तो 11 × 3
प्लस 10 अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 43। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 43। उसी तरह अगर हम 19 गुना 3 करें प्लस 10 करें तो हमारा आ जा रहा है 67। इसका सही आंसर हो जाएगा 43, आंसर बी। प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति कौन निहित है, तो आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न आकृति के बाद ये उत्तर आकृति है, क्योंकि जिस प्रकार जो है उलट रहा है त्रिभुज, इधर से ये वाला यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर ये यहाँ हो रहा है, तो आंसर जो हमारा आएगा वो सी। प्रश्न वाला जो फिगर वाला होता है वो प्रश्न काफ़ी आसान होता है, आप उसे सोल्व कर लीजिएगा। शब्दों का वह समूह चुनिए जो वही संबंध दर्शाता है जो संबंध कमीज पैंट टाई पोशाक में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पेडिकल, सेपल, पेटल और पुष्प। जिस प्रकार पोशाक के अंतर्गत कमीज पैंट टाई आता है उसी प्रकार पुष्प के अंतर्गत पेडिकल, सेपल व पेटल आता है। अगला है उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। आइए देखते हैं भिन्न कौन कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 14 और 42। अन्य सभी में दूसरा पद पहले पद का 2.5 गुना है। इसका 2.5 गुना है, कौन सा, तो 3.5 गुना है ये, और इसका 3.5 गुना है, और ये भी 3.5 गुना है, परंतु 42 14 का 3 गुना है। 14 से 3 गुना करेंगे तब है। कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, जिंक, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रॉस। अन्य सभी धातुएं हैं जबकि ब्रॉस एक मिश्र धातु है, अतः ब्रॉस के अंदर जो होता है वो सबसे अलग है। अगला अगर हम देखते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी। अन्य सभी 3 अक्षर जो है वो स्वर अक्षर है, परंतु सी में चारों अक्षर स्वर अक्षर है। इसमें चारों है लेकिन ऊपर वाला में सभी में 3 है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट फिगर वाला है, इसमें से डिफरेंस कौन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अन्य सभी आकृतियों में डिजाइन समान है जबकि सी में थोड़ा अलग है। यहाँ जो इसका पॉइंट बाहर है जो इसमें अंदर कर दिया गया है। 113 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों होगा कि अन्य सभी में दूसरे और तीसरे अक्षर वर्णमाला के क्रमानुसार है, परंतु बी में ऐसा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों का में समूहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 1, 4 और 7 एक जैसा है। 2, 5, 9, 2, 5 और 9 एक जैसा है। उसी तरह 3, 6 और 8 एक जैसा है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित को तर्कसंगत प्रतिलोम क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए। 115 नंबर का। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिजाइन होगा। उसके बाद क्या होगा, साड़ी होगा। उसके बाद धागा होगा। उसके बाद जो है वो कोया या कोकुन होगा। उसके बाद रेशम का कीड़ा होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 5, 1, 3, 4, 2। दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न से दिए गए समूह के समान है। 5H13। आइए ये किस तरह लिखा हुआ है, 5 गुना 3 अगर करते हैं तो कितना होगा, 5 गुना 3, 5 + 3 करते हैं तो 8 हो जाएगा। 8 किसका है, H का मान होता है। और 8 में हम 2 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, उसमें 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 13। ये ऐसा प्रश्न में कह रहा है। उसी प्रकार अगर हम बी का देखते हैं तो 16 गुना 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 गुना नहीं 16 + 3 करते हैं तो कितना होगा 19। 19 किसका है, एस का है। और 19 में हमें 2 गुना करना है और 3 घटाना है तो 9 दूनी 38 - 3 = 35। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए प्रतिरूपों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 24 त्रिभुज होंगे। आप इसे काउंट कर लीजिएगा। अगला है एक अनुक्रम दिया हुआ है जिसमें 1 या 2 पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रमों को पूरा करेगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आइए देखते हैं किस तरह अरेंज है। डी से आई गया है कितना, +5। आई से एल गया है +3। उसके बाद एल से क्यू गया है +5, +3, +5, +3, +5। इस तरह के रेंज है। तो हमें जो मिला है जी से +3 करेंगे तो जे मिलेगा, और जे से +5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जे ओ, आंसर होगा डी। एन, एक्स, जेड, के भी, एक्स, एच, टी भी, ई, आर, टी। उसके बाद क्या होगा, एन से जो हमारा के है वो -3 है, के से एच है -3 है, एच से ई है -3 है। अगर एक्स के भी कहते हैं तो -2 है, भी से टी -2 है, और टी से आर गया तो -2 है। उसी तरह जेड से एक्स गया कितने का, -2 का है।
यानी शुरुआत वाला ऊपर पहला जो है वो -3 है, उसके बाद वाला -2 -2 -2 है। तो अगर ई से हम करते हैं कितना -3 तो हमें होता है बी मिलता है। आर से -2 करेंगे तो वो मिलेगा पी। उसी तरह टी से -2 करेंगे तो हमें मिलेगा आर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, BPR। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न आकृतियाँ में कौन सा इसमें आएगा। तो आंसर हो जाएगा उत्तर कौन सा, तो सही जवाब हो जाएगा सी। प्रत्येक अगली आकृति में डिजाइन जो होता है डार्क सर्कल एक स्थान घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में सरक रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति के इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर बी। सोल्व कर लीजिएगा, ये सब काफ़ी इजी प्रश्न होता है। 3, 8, 11, 19, 30, 49 उसके बाद क्या होगा। तो 49 के बाद क्या होगा, 3 प्लस अगर 8 करते हैं तो 11 होता है, 8 प्लस 11 तो 19 होता है, 11 प्लस 19 करेंगे तो 30, 19 प्लस 30 करेंगे तो 49, 30 प्लस 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 79, 79। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। शशिकांत किस दिन जन्मा था। शशिकांत का जन्मदिन हुआ था 4 अक्टूबर -6 दिन बराबर 28 सितंबर। 15 अगस्त से 28 सितंबर तक दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 अगस्त से 28 सितंबर तक दिनों की संख्या हो जाएगी 44 दिन हो जाएगा। 44 दिनों में विषम संख्या अगर 7 से भागा देंगे तो 2 दिन विषम संख्या हो जाएगा। तो शशिकांत का जन्मदिन रविवार प्लस 2 दिन मंगलवार को, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:40 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। प्रतिबिंब समय बराबर होगा 12 बजे प्लस 12 बजे माइनस 12:40 हो जाएगा कितना, 23:60 माइनस 12:40 बराबर 11:20 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि ए एक्स को व्यक्त करता है, बी भागा को, सी प्लस को और डी माइनस को, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर प्रत्येक प्रश्न में हल न किए गए तो समीकरण का सही उत्तर दिए हुए 4 विकल्पों में छांटिए। आइए देखते हैं ये किस तरह लिखा गया है। तो दो सभी में 5 से अगर गुना कर देते हैं, 5 गुना 5, 2 गुना 5, 1 गुना 5, इसे लिखते हैं 25 और ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। इस तरह लिखा गया है ये। ठीक, अगर इसे करते हैं 4 गुना 5, 7 गुना 5, 1 गुना 5, ये 4 5 20 हो गया, 7 5 35 हो गया, ये 5 इस तरह लिखा है। ठीक, इसे अगर हम लिखते हैं तो 6 गुना 5, 3 गुना 5, 1 गुना 5 होगा, 6 5 30, 5 15 और 5 30 15 5 लिखाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि 72 गुना 54 बराबर एफ, 59 गुना 21 बराबर जे, 65 गुना 28 बराबर क्या होगा। ये किस तरह लिखा गया है, तो 72 को क्या किया गया है, जो 2 है यहाँ पर वहाँ ये 4 लिखा गया, यानी 2 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एफ जो है छठा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, यानी ये 4 प्लस 2 को जोड़ के एफ लिखा गया है। 9 प्लस 1 अगर हम जोड़ते हैं 10 तो हमारा जे लिखा गया है। उसी तरह 5 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 और 13 अक्षर क्या है, तो वो है एम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी कूट भाषा में KRSH का अर्थ इतना है तो उस कूट भाषा में चेयर क्या होगा। तो के से एच गया है, -3 किया गया है, आर से हो गया है -3 है, एस से पी गया है -3 है, और एच से जो हमें ये गया है वो है -3। सभी में -3 किया है। तो उसी तरह अगर हम होगा जो उसी कूट भाषा में चेयर होगा, किसका चेयर होगा, तो अगर हम एफ सी वाला को अगर ऑप्शन में डी को लेते हैं, इससे -3 करते हैं तो सी आएगा, के -3 करेंगे तो एच आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर आर आएगा। तो चेयर ऑप्शन डी से आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि चेन को इस तरह लिखते हैं तो हैंड को किस तरह लिखेंगे। सी को 3 लिखा है, एच 8 है, ए 1 है, अल्फ़ाबेटिकली जो वर्णमाला में अंकीय मान है वही लिखा गया है। तो हैंड को किस तरह लिखेंगे, इसका 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। 8 1 14 4, आंसर जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है वक्तव्य और पूर्वानुमान का। आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। सुसंस्कृत व्यक्ति अपने समाज की संपत्ति है, ये वक्तव्य है। पूर्वानुमान, पहनावा और शालीनता किसी संस्कृति के अनिवार्य अंग नहीं है।
अनेक उपलब्धियों वाले व्यक्ति प्रगति के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न तो 2 निहित है उस वक्तव्य से जो पूर्वानुमान दिया हुआ है। अगला है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। सभी माताएं पुत्रियां होती है, कोई पुत्री शिक्षित नहीं होती है। यानी एक तरफ अगर हम माताएं की करेंगे और एक तरफ पुत्रियों के, और यहाँ पर किसे शिक्षित का प्रश्न करा। सभी माताएं पुत्रियां होती है और कोई पुत्री शिक्षित नहीं होती है। तो निष्कर्ष में सभी पुत्रियां शिक्षित होती है, बिल्कुल ये गलत है। कोई माता शिक्षित नहीं है, ये सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 2 निकलता है। मैंने पी से चलना शुरू किया। किससे? पी से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। मैं दाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला, फिर अपनी बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर चला। मैं फिर दाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर और चला। अब मैं अपने मूल स्थान से कितनी दूर पर रहूँगा यदि मैं 4 किलोमीटर दाईं ओर चलूँ? तो 4 किलोमीटर दाईं ओर चलूँ तो 2 इधर है, 2 इधर है, 4 इधर आ गया। तो अब ये यहाँ हो जाएगा किधर? पूरब की ओर हो जाएगा। और कितना? ये भी 2 था, ये भी 2 था। तो फिर आंसर हो जाएगा हमारा बी, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई उत्तराकृति में से उत्तराकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये जो यहाँ है वो इसमें ये जरूर है। ये देख लीजिए, ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ए और बी एक ही स्थान से चलकर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाते हैं, फिर वे विपरीत दिशाएं लेते हैं। ए दक्षिण की ओर तथा बी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं। यदि वे दोनों सबसे छोटे मार्ग से फिर आरंभिक स्थान पर वापस जाना चाहे तो ए और बी किन दिशाओं में चलेंगे? तो अगर ये दोनों जाते हैं, एक इधर हो जाते हैं, एक इधर, तो ये इधर जाना है और एक को इधर जाना है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, ए उत्तर पूरब की ओर जाएंगे और बी दक्षिण पूरब की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लेबल दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि दी गई प्रश्नाकृति में कौन सी दी गई उत्तराकृतियाँ निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये निहित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दिए गए शब्द अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि दिए गए अक्षरों में एस का प्रयोग एक बार हुआ, जबकि ट्रांजिस्टर में कितने बार हो जाएगा? तो ये 2 बार हो जाएगा। यहाँ क्या है? एक ही बार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, प्रश्नाकृति उत्तराकृति में क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये होगा। प्रश्नाकृति उत्तराकृति का फिर से पूछा गया है, काफ़ी इसमें से पूछा जाता है बिहार एसएससी में। आप इसे अच्छे से बनाइएगा और ये इजी प्रश्न होता है, ये एग्जाम में भी सॉल्व हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अनीसा आशा की बहू और बीनू की सिस्टर इन लॉ है। श्याम विमल का पिता है जो बीनू का इकलौता भाई है। श्याम का अनीसा से क्या संबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, ससुर का संबंध है। रहीम के पिता की आयु उसकी आयु से 3 गुना है। यदि उनकी आयु का योग 56 है तो पिता की आयु क्या होगा? माना रहीम की आयु क्या है? x वर्ष, उसके पिता की आयु कितना है? 3x। x प्लस 3x बराबर कितना? 56 दिया हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा 14 वर्ष। तो पिता की आयु हो जाएगा 3 गुना 14 बराबर 42 वर्ष। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक प्रीति भोज में मछली और मांस दोनों परोसे गए। कुछ अतिथियों ने केवल मछली ली, कुछ ने केवल मांस, कुछ शाकाहारियों ने कुछ भी नहीं लिया, शेष ने दोनों लिए। नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख इस संबंध को सही रूप से निरूपित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इस तरह के, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो प्रीति भोज हो जाएगा, ऊपर वाला जो है वो प्रीति भोज हो जाएगा, और मांस मछली ये हो जाएगा मांस, ये मछली हो जाएगा, और ये शाकाहारी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आरेख में ग्रामीण भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञ बताइए इसमें से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो 8 नंबर जो है यहाँ पर वो है ग्रामीण भी, भ्रष्टाचारी भी और राजनीतिज्ञ भी। तो आंसर हो जाएगा 8, सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्याओं को धारणा करने वाले निम्नलिखित वर्गों को यदि मोड़कर एक घन बनाया जाए तो संख्या 1 के सामने कौन सी संख्या होगी? 1 के सामने, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इस तरह का फिगर है तो इसके अपोजिट ये होता है और इसके अपोजिट जो होता है ये 6 होगा, और 1 के अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 1 के अपोजिट जो कौन हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इसमें फिर से एक बार देख लीजिए कि 5 के सामने जो आएगा वो आएगा 4, और किसके सामने आएगा? 1 के सामने आएगा 3 और 2 के सामने आएगा 6। यानी ये 2 के सामने 6, 1 के सामने 3 और 5 के सामने
4 आएगा। आंसर ए सही हो जाएगा। यदि कागज़ के एक अष्टभुजाकार शीट को 2 बार मोड़कर उसे छिद्रित किया जाए, जैसे नीचे मुख्य आकृति में दिखाया गया है, उसे खोलने पर 4 उत्तराकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इस तरह की आकृति दिखाई देगी। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार कागज़ को किसी विशेष विधि से मोड़ा और छिद्रित किया गया है। खोलने पे कागज़ नीचे दी गई आकृति जैसा दिखाई दिया। तो नीचे दी गई आकृतियों में बताइए कि कागज़ किस प्रकार मोड़ा और छिद्रित किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा ए, इस तरह के मोड़ा और छिद्रित किया गया है। अगला है, एक परिवार में दादी, पिता, माता, 4 पुत्र तथा उनकी पत्नियां और हर पुत्र के एक बेटा तथा 2 बेटियां। परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 है। परिवार में महिलाओं की संख्या दादी प्लस माता प्लस 4 पत्नियां प्लस 8 बेटियां मिला के हो जाएंगे 14। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घन के 6 फलकों पर काला, भूरा, हरा, लाल, सफ़ेद और नीला रंग किया गया है, जिसमें लाल काले के सामने, लाल जो हरा, लाल और काले के बीच में, नीला सफ़ेद के आसन है, भूरा नीले के आसन है, लाल घन के तले में है। तो भूरे के सामने कौन सा रंग है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सफ़ेद रंग है। इस तरह का बनेगा सफ़ेद, हरा, भूरा, नीला, यहाँ पर काला, यहाँ पे लाल। आप देख सकते हैं इस तरह का बन रहा है हमारे पास। तो जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइए इसे सोल्व करते हैं कि 25, 16, 9, 4, 7 ये किस तरह लिखा गया है और 36, 9, 1, 4 किस तरह लिखा गया है, ये देखना है। अगर √25, √16, √9 और √4 को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 14, उसे 2 से भागा दे देते हैं तो आ जाता है 7। ठीक इसी तरह √36, √1, √9 और √4 को जोड़ देते हैं तो हमारा जो आ जाएगा 12, उसे 2 से भागा देंगे 6 हो जाएगा। ठीक उसी तरह √4, √36, √9 और √49 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 18, उसे 2 से भागा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 1, 2, 8, 16, 4, 2, 4, इसमें यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा? तो सम्मुख भाग एक दूसरे का 4 गुना है। आप देख लीजिए, 1 के 4 गुना है, 2 का यहाँ पर भी 4 गुना 8 होगा और 4 का 4 गुना 16, 2 के 4 गुना 8, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 8। ये था बिहार एसएससी के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 24। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और ये बुक आज समाप्त हो गया है। जल्द ही इसका वॉल्यूम 2 लेकर हम आएंगे, जब ये मार्केट में आ जाएगा तब तक के लिए इसी बुक का मैथ सेक्शन हम लेकर आएंगे इस चैनल पे। तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।